ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी ने प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पहले क्रिकेट है कि आपको पेशन गोई कर दी थी, बता दिया था कि ये नहीं जीतेंगे। कहीं फैसले मेरिट पर लिखे होते हैं, तय होते हैं। आपको मैसेज भी देना होता है कि मैं दुआओं से नहीं मिलता, मैं कामों से मिलता हूँ, फिर दुआएं उसके साथ काम आती हैं। खाली दुआएं अगर होती तो दुनिया एक साइड पर होती। वो रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। सब कुछ आपके सामने है कि 120 रन और जो सिफारिश, ताकत, धमकी, उसके तहत जो कुछ होता है फिर वो अंजाम आपके सामने आया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी और जाने क्या क्या हैं वो मोहसिन नकवी के टीम को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इस पर बात करेंगे। मोदी ने हलफ उठा लिया और उनका तीसरा दौर नेहरू के बाद शुरू हो रहा है। 28 साल से तकरीबन 2001 से लगाइए और 23 साल से वो इक़्तिदार में हैं। अगले 5 साल भी अगर किस्मत ने साथ दिया और कोई काम कर दिखाया, अपनी इंतहा पसंदी के एजेंडे पर अमल से खुद को रोके रखा, क्योंकि इत्तेहादी इस खत्ते के एक जैसे हैं, तो बड़े बड़ी वजारतें देना होंगी। इस पर और क्या बात करूं। कहा जा रहा है पीछे से डिप्लोमेसी भी हो रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और एक बहुत बड़ी अपोजिशन कांग्रेस, मैं उसे हिंदुस्तान की पीपल्स पार्टी कहता हूँ, कनिंग पार्टी, जो मगर वो जरदारी जैसी बहरहाल नहीं है। वहाँ भी कुछ रिवायात, अखलाकियात बाकी हैं। तो क्या ये हुकूमत पूरी करेंगे मोदी साहब? मेरा नहीं ख्याल है। ये पॉइंट लिख लें। मैंने 3-4 माह पहले कहा था कि मुझे मोदी, ये तो नहीं पता कि हार जाएंगे, मगर ये पता है जीते तो मार्शलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने कल आपको बताया कि ये मैच फिर हारेंगे। ये मैच हारे क्योंकि उस मैच हारने की सबूत मैच शुरू होते ही कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए एक सटोरियस हो गया था, जो प्रोग्राम के बाद दिखा। मैंने नाम बता देता हूँ, वसीम अकरम इस दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा सट्टेबाज है, और पिछली हुकूमत में उसकी क्या वैल्यू थी, क्या कुछ था, वो आप जहन में ले आइए। खास साहब की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। 12 सर्जरी पे बात करेंगे। फिर 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू टैक्सेस आएंगे। वो हुकूमत जो टैक्सों के नाम रखना भूल गई है कि एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स, अब फिर होगा कि और मजीद टैक्सों का टैक्स, इस तरह के नाम आएंगे। क्या IMF ने कह दिया कि डबल आपको टैक्स जमा करने हैं, और उन्हीं लोगों से करना है जो ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आने वाले दिन कैसे होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यहां तक कि जो टेलीफोन, मोबाइल और लैपटॉप तक का कहा जा रहा है कि इनकी दरामदी ड्यूटी में भी इजाफा होगा। GST जो ऑलरेडी 25% दे रहे हैं उसमें भी मजीद इजाफा होगा, और महंगाई कम हो गई है, 11% हो गई है। सिर्फ अपने आप से पूछिए, गोश्त की कीमत कम हो गई है,
सब्जी की कीमत कम हो गई है, दालों की कीमत कम हो गई है, घी की कीमत कम हो गई है, चीनी की कीमत कम हो गई, कांटे की कीमत के सिवाय। मैं तो ये बता सकता हूं कि गोल्ड लीफ की सिगरेट ले रहा था यहाँ पर 500 रुपए की, कल 650 रुपए की हो गई। महंगाई मगर कम हो गई है। आम आदमी से काशी मीडिया उनके घरों में जाए, सड़कों पे जाए, उनसे पूछे, जो सारा दिन प्रोपेगेंडा कर रहा है हुकूमत चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कि क्या वाकई महंगाई कम हो गई है। और फिर चाइना के विजिट के बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार अतातारण ने की है कि तारीखी दौरा, आपको याद होगा कि मैं बरसों से बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, व्लॉग जब से कर रहा हूँ कि किसी हुक्मरान का मैंने दौरा कभी नाकाम नहीं देखा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके तफरीह प्रोग्राम के जो नतीजे वो बाद में आते हैं। मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफ़ा बताया था कि एक इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट ने कहा था कि हम चले तो जाते हैं, हमसे लोग मिल भी लेते हैं, हम यूनाइटेड नेशन के विजिट की बात है ये जब इमरान खान थे, कि मेमू भी साइन हो जाते हैं, मगर बाद में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे फॉरेन ऑफिस उसे फॉलो ही नहीं करता। तो फिर 10 साल के बाद जब जाते हैं तो नए सिरे से वो कहते हैं ना कि वो जब मिले हैं कि ये उनसे मोहब्बत नए सिरे से। तो ये सब किस्से कहानियां होती हैं कि तारीख बदलने वाली है और महंगाई खत्म होने जा रही है, दौलत की रेल पेल होने वाली है। वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो आपको अंदाजा होगा कि बस अब दुनिया बदलने वाली है। जबकि मैं उसे इंटरनेशनल सिनेरियो में देखता हूँ, इसका फायदा चाइना से जितने क्लोज होते जाएंगे, इसका फायदा इंडिया को होता जाएगा। इस पर बहस सियाने करें। पहले क्रिकेट पे बात करते हैं कि आपने देखा कि पहले तो कल मैंने बताया था, नहीं बताया था मगर कंटेंट में तो लिखा था कि 4 माह पहले, अगर याद हो कि नहीं, व्लॉग में बताया गया था कि 90% जो टिकट हैं वो इंडियंस को बेचे गए हैं, बहुत तरीके से बेचे गए हैं। उनसे इंटरव्यू किया जाता है, ऑनलाइन सवालात पूछे जाते हैं और बाद में उन्हें टिकट नहीं मिलता, जज किया जाता है कि कौन इंडिया से है, कौन पाकिस्तान से है। फिर वो टिकट ब्लैक में मिले। और जो मैंने पाकिस्तानी देखे जिनकी जेबें बहुत भरी हुई हैं और जिन्होंने फेसबुक पर बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें लगानी थी, 5-5 हज़ार के टिकट लिए होंगे, 10 हज़ार के लिए होंगे, क्योंकि वो ले सकते हैं। तो उन्हीं की पोस्टों से पता चला और फिर आपने स्क्रीन पे भी देखा, मेरे पास वीडियो भी आए हैं कि जनाब 95% इंडियन थे, पूरा क्राउड इंडियन ही था। और फिर आसमान पे एक जहाज उड़ रहा था जो रिलीज इमरान खान के बैनर, फ्लायर या जो हवा में लिखते हैं वो टेक्निकली केमिकल से, कि रिलीज इमरान खान के वहाँ बैनर लहरा रहे थे और फिजा में नारे जो है लिखे जा रहे थे। मगर जो पाकिस्तानी शायकीन के साथ कल हुआ, देखने वालों के साथ हुआ, और वो जिस तरह फटे कि पूरी टीम को फारिग करो, वो दिलचस्प है कि उसमें एक जुमला एक साहब ने कहा कि वो चाचा इफ्तिखार है कोई, मुझे तो पता नहीं वो कौन थे, मैंने पूरा मैच देखा। तो वो 50 साल की उम्र में भी खेल रहा है। तो मैं अपने उस भाई को और अपने और दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ सारे हैं बुढ़े ही खेल रहे हैं, 80-80 साल की उम्र में, 85-85 साल की उम्र में, क्योंकि वो शराफिया का, ताकतवर माफिया का, हुक्मरान तबके का हिस्सा है कि मुनीर अकरम से लेकर सरदार मसूद खान से लेकर जहाँ तक चले जाइए, और वो डॉक्टर मलिया लोधी जो मीडिया ने उसे अपने पास संभाल के पता नहीं किस मकसद के तहत रखा हुआ है, अभी भी रिज्यूमे लिए फिर रही है कि वो तालिबान पॉलिसी को भी वही चलाया करती थी, चलाती तो नहीं थी, बयान किया करती थी कि अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान। वो किसी ने कहा था कि वो उन औरतों में से है, उन डिप्लोमेट में से है कि अगर तालिबान इस मुल्क पर कब्जा कर लें तो वो उनकी भी एम्बेसडर बनने को तैयार हो जाएगी। तो वो आजकल रिज्यूमे लिए फिर रही है, हर दूसरे प्रोग्राम में उसे दिखाया जा रहा है कि ये है वो लोग जिन्होंने हमें इंटरनेशनली कामयाब और नाकाम, ये फैसला आप कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। वो तारा आज कह रहे थे
کہ ابھی ہمارے 100 دن پورے نہیں ہوئے، 93 دن میں دیکھیں ہماری کامیابیاں دیکھیں کہ تاریخی معاہدے میں میمورینڈم، جو سب میمورینڈم ہیں تقریباً سائن ہوئے، کہ چین کا دورہ، سعودی عرب کا دورہ، یو اے کا دورہ، اور انٹرنیشنلی، کیونکہ آگے کوئی دورہ نہیں ہے، میں آپ کو روز بتاتا ہوں کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فار ایسٹ، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہیں کوئی بلاتا ہے، نہ کوئی انہیں پوچھتا ہے، یہ لگے رہے اپنے۔ تو میرے دوستو، یہ ریٹائریوں کا ملک ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں، نوجوانوں کو اگر کہیں جاب ملتی بھی ہے تو وہ بھی اسی ریٹائری کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، ورنہ نوجوانوں کے مقدر میں یہاں موت لکھ دی گئی ہے۔ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں چن چن کر پڑھے لکھے لڑکے مارے جا رہے ہیں، جس پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی کوئی کانسپیرسی ہے، کوئی اس کے پیچھے بڑی سازش ہے کہ چن چن کے مارے جا رہے ہیں۔ اور شرجیل میمن جیسے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس شہر میں ایک دن میں 30 لوگ مرتے تھے، آج مر رہے تو کیا ہو گیا؟ پہلے سے تو کم ہے نا۔ وہ شجرکاری پہ ایم ڈی ایم کے لوگوں نے وہ توجہ دلاؤ نوٹس پہ اسمبلی میں سوال کیے ہیں، یہاں کون سے درخت لگ رہے ہیں، بتایا جائے شجرکاری ماحولیات کے حوالے سے۔ ان کا یہاں ببول کے درخت لگ رہے ہیں۔ تو مجھے وہ پرانا بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی، اس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، ایک دو مصرے، کہ ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو دل میں کیسا ملال رکھنا۔ کہ ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو دل میں کیسا ملال رکھنا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنے سے بھی بڑا بڑا کانٹا ہوتا ہے ببول کا۔ اور میں نے بچپن میں اپنے گھر کے پیچھے وہ جنگل دیکھا ہے، میرا بچپن ٹکھر میں گزرا ہے۔ تو آج کی دنیا میں کیسے کیسے خوبصورت پودے لگائے جاتے ہیں جن میں پانی بھی کم لگتا ہے اور جو پھل بھی دیتے ہیں یا سایہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، وہ کانٹے نہیں دیتے۔ یہ کانٹوں کے درخت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں 1.2 ملین 2021 یا 22 میں کراچی میں درخت لگائے تھے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ کاش کوئی انٹرنیشنل ایجنسی سروے کرے اور وہ 112 لاکھ جو ہے درخت ہے وہ ڈھونڈے وہ کہاں لگے ہیں۔ اور کوئی پالیسی نہیں ہے، کہتے ہیں اسمبلی میں کہ کس ایریا میں کتنے لگیں گے۔ تو خیر، سندھ تو ایک منجوڈاروں میں تبدیل ہو چکا ہے، مزید پرانی کسی تہذیب کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جی میرے کچھ دوستوں نے 5 دن سے بھیج رہے ہیں کہ محسن نقوی کی ایک تصویر ہے جو ایمبیسڈر منیر اکرم کے گھر میں یونائٹڈ نیشن میں، جو پاکستان کے مستقل پرماننٹ مندوب ہیں جو اور مستقل پرماننٹ ڈپلومیٹ بھی ہیں، ان کے گھر میں کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ قادیانیوں سے میٹنگ تھی۔ تو آپس میں یا حکومت سے پاکستان سے نفرت میں اور ان سے ناراضگی میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دوست ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، مذہب، فرقہ، رنگ، نسل، یہ انسانوں کی دوستی تعلقات کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے کہ شان شاہین والے اور ہمارے بڑے بھائیوں جیسے سلام صاحب کے صاحبزادے، ہمارا بچوں جیسا ہے شان جو ہے، اس کی تصویر ہے وہ جو اس میں مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے۔ وہ تو شام تو یقیناً کمیونٹی آسپیکٹ میں دکھایا گیا کہ وہاں عمران اگرا بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور جن کے بارے میں میری معلومات ہیں کہ جو شہباز شریف یا نواز شریف کس پہ وہ جو سعودی عرب میں گاڑیاں بکی گئی تھیں مسجد نبوی میں، اور وہاں پر بھی وہ موجود تھے جو میرے علم میں ہے۔ اور پھر وہ سینیٹر کانگریس میں، سینٹ میں اور کانگریس میں لابنگ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں کانگریس اور سینیٹر کو پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ ایک میڈیا فرم چلا رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ سڈن جو ہے نا میڈیا ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، کمپنی بنا لی ہے، اور وہ ورلڈ بینک کے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کو یا آپ پریزیڈنٹ کو مجھے نہیں پتا، اس کو بھی ایک تقریب میں بلا چکے ہیں 2-3 سال پہلے، اور بہت سارے کانگریس اور سینٹ کے جو اراکین ہیں وہ ان کے دوست ہیں، وہ محسن نقوی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ خواجہ آصف کے بہت قریبی امریکہ میں دوست ہوا کرتے تھے جب ان کے بچے
वहाँ पढ़ा करते थे बॉस्टन में, तो उनको लाना ले जाना, ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं एयरपोर्ट से, रिसीव करना, उनको छोड़ना, फिर नाराजगी पैदा हो गई। कहा जाता है मुबैना तौर पे कि सीट मांगी थी मुस्लिम लीग नून से 2013 के इलेक्शन में, जो नहीं दी गई, तो उसके बाद से वो पीटीआई में चले गए और पीटीआई में बैठकर वो नून के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। और काम क्या करते हैं ये उनके बारे में किसी को नहीं पता, मगर वो कम्युनिटी में कार्डिक सर्जन मशहूर है। ये किसी अमेरिकन पाकिस्तानी से पूछिएगा कि एक तो कार्डिक सर्जन जो हार्ट का ऑपरेशन करता है या हार्ट का सर्जन होता है, उसकी दवा देता है, ये भी कार्डिक सर्जन है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप मालूम कर सकते हैं किसी से। मगर ये कहना कि मोहसिन नकवी कादियानियों से मिले थे, ये बहुत ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम है कि अगर हमारी कम्युनिटी का एक मेंबर कादियानी है, अगर वो वहाँ बैठा है तो उसकी बुनियाद पर बातें बनाई जाएं। फिर मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी बहुत ही हैरान सरप्राइजिंगली कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी से भी मिले और फिर वो मैच में गए और उन्होंने अपनी टीम को बैठकर हारते हुए देखा। और जब साथ में हारने के बाद जो तमाशा लगा तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं समझता था टीम को एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत है, मगर अब बड़ी सर्जरी होगी। अजय ध्यान में रखें कि जिस दिन ये टीम बनी है, आधे से कुछ 6 दिन पहले, 7 दिन पहले की बात है जो मुझे याद पड़ता है, मैं पाकिस्तान में ही था, अभी हुए 8-10 दिन पहले, तो बताया गया कि जी हुक्म दिया गया था पीसीबी की तरफ से कि टीम फाइनल एक मीटिंग में होगी, उसके नोट्स बनेंगे और चेयरमैन को आएंगे। मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो ना वो मीटिंग हुई ना नोट्स भेजे गए, तो उन्होंने उस टीम को होल्ड कर दिया था और खत लिखा था सेलेक्ट करने वाली कमेटी को कि ये जनाब इसका जवाब दिया जाए और अभी नामों का ऐलान नहीं होगा। मगर सबके अपने अपने ग्रुप हैं, सटोरिये अंदर हैं और उनके लोग हैं अंदर लॉबिंग करके। वो अहमद शहजाद बताता है ना कि कैसे यारियां दोस्तियां निभाई जाती हैं यहाँ। तो अब वो कह रहे हैं कि जी सर्जरी होगी। सर्जरी तो इस पूरे माशरे को जरूरत है और बहुत खौफनाक सीवियर किस्म की बहुत तवील सर्जरी की जरूरत है जो कई महीनों चलनी चाहिए और पूरा जिस्म उधेड़ कर सारी गंदगी बाहर निकालनी चाहिए। मगर ये सर्जरी हुई तो उसमें तो मोहसिन नकवी साहब की भी होगी। अगर इस टीम को दुरुस्त करना है तो किसी जो नहीं करना है किसी प्रोफेशनल को दें। सबसे पहले तो खुद इस्तीफा दें मोहसिन नकवी। क्या वो देंगे इस सर्जरी के नाम पे? नहीं, वो नहीं देंगे। ये सर्जरी कोई आने वाले दिनों में जो अगर इस सियासत में रहना है तो कोई बड़ा इनकलाब आना है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो सॉफ्ट इनकलाब हो, पुरअमन हो, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक आबादी को नंग भूख के हवाले, जहालत, बेशऊरी के हवाले कर दिया जाए और जानवरों की फौज पैदा होती रहे कि मैं बहुत सी बातें यहाँ कर नहीं सकता। जो मैं रोज देखता हूँ मुझे यकीन ही नहीं आता कि एक तरफ मस्जिदें भरी पड़ी हैं हजारों की तादाद से, मंदिर भरे पड़े हैं और मदरसे भरे पड़े हैं, मगर कोई अखलाकियात नहीं बची हैं इस समाज में जो यकीनन रियासत की जिम्मेदारी होती है चेक एंड बैलेंस से, इंसाफ की फराहमी से, कानून की बालादस्ती से और मेरिट देकर लोगों को पाबंद बनाया जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और मैं नहीं मानता कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और जिनका जो काम है वो उससे हटकर काम करते रहेंगे, अपने नाम सब कुछ खाते में डालते रहेंगे, कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। गर्मी की शिद्दत में लोग तड़पते रहेंगे पानी को, बिजली को, गैस को और नारे लगते रहेंगे कि महंगाई कम हो गई है और मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, दुनिया हमारे आगे पीछे नाच रही है, ढोल बजा रही है और हम गुरूर तकब्बुर से आगे आगे चले जा रहे हैं। ये झूठ ज्यादा अरसे नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में ये मामला जिस अंदाज से यहाँ झूठ बोले जा रहे हैं, मीडिया परसेप्शन बनाकर दिखाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। मैं आखिर में सिर्फ इस मुल्क का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि 1 जून को मेरे ख्याल में फ्लाइट नंबर 701 एक फैमिली हज को जा रही थी। सीमा नाम बताते हैं
तो उसको एएसएफ ने रोक लिया, सिविल एविएशन के लोगों ने, कि तुम्हारे बाल बड़े अजीब से हैं। उन्हें बताया गया कि ये पीछे चेक हो चुकी हैं, इस काम तो कस्टम का है ना, कि ड्रग है, खुदा न खास्ता कोई और चीज है, तो बताया गया कि तलाशी हो चुकी है, आप इन्हें छोड़ दें। उनका नहीं, हमें शुबा है। बाल खोले, पहले चेक किए, फिर यहां तक कि उस औरत को गंजा कर दिया गया, निकला कुछ नहीं। ये वो सिविल एविएशन है जिसकी वजह से ये एयरलाइन दुनिया में कहीं नहीं जा सकती। और इसकी सुस्ती, गफलत, करप्शन की सारी कहानियां इनकी अपनी रिपोर्ट्स में आ चुकी हैं। और एक एटमी 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जिसकी सिर्फ पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में एक टोरंटो फ्लाइट जाती है, उसमें भी दर्जनों मसाइल है। मगर आप आंखें मत खोलिएगा। आप जिन्हें शऊर है, जिन्हें समझ है, बस उन्हें यह समझ है कि अपने आप को बचाओ, या शेख अपनी अपनी देख, हमारे घर पर बात ना आ जाए। मगर कराची में और मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है डकैतियों के नाम पे, तशद्दुद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और डाकू, चोर, जो इस माशरे के सताए हुए लोगों पे एक बड़ी आबादी मुश्तमिल है, ये मुमकिन नहीं है कि वो देख कर मारेगा। तो मैं आज के लिए इजाजत चाहूंगा, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको समझ दे। दिल तो चाहता है कि अहमद फरहाद शायर, जिन्हें इंसदाद दहशत गर्दी की तालत में आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, उनकी नज़्म नई आई है कि यहां सुनाऊं। मगर मैं चाहता हूं आप लोग खुद ढूंढ के पढ़े, सोशल मीडिया पे हर तरफ फैली हुई है। और कुछ कहूं नहीं, खुद पढ़ के सोचिएगा कि यह हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को किस कमाले हुनर के साथ टका टोकरी कर रही है। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।